हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज के साथ। ये रिवीजन सीरीज आपकी रिसर्च इन एजुकेशन है, पेपर 2 यूनिट 6 की। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यूनिट 6 का ए सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जिन लोगों ने भी वो वीडियोज नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके देख ले, मैंने उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बी सेक्शन। ठीक है, बी सेक्शंस में हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स क्या है, हाइपोथेसिस क्या क्या है, और उसकी में जो भी टूल्स होते हैं। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना बी सेक्शन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे ये सारी चीजें आपकी 6A की है, ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपने ये वीडियोस को देखा होगा। ठीक है, आ जाओ आगे, एक मिनट इधर, ये सब हो गया है, ये आप लोग देख लेना। यहां तक हम लोगों ने कांची एक्सपेरिमेंट, हाँ एक्स फैक्टो, हाँ एक्स पोस्ट फैक्टो, ये आपका लास्ट टॉपिक था यूनिट 6 का ए का। आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 6 का बी सेक्शन। यूनिट 6 का जो बी सेक्शन है, जब आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट दे रखा हुआ है कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट के बारे में, जिससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना। कंस्ट्रक्ट और जो कंसेप्ट है और कंस्ट्रक्ट है, उस ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, उससे क्या मतलब है। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कंसेप्ट कहने का मतलब क्या है। अगर देखा जाए जो ये कंसेप्ट है और ये जो कंस्ट्रक्ट है, हम लोग सिमिलर मीनिंग में, मतलब एक जैसा ही इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये दोनों एक ही है, नहीं, इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो कंसेप्ट क्या है, देखो मैं सिर्फ की पॉइंट से बता रही हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी किया है। ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ की पॉइंट, और ये जो कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट है ना, ये की पॉइंट से ही समझ लो बेटर है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। कंसेप्ट कहने का मतलब क्या है, देखो हम कहते हैं ये कोई कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग। जो भी क्या लिख सकते हो इसको एक पॉइंट में, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग, ब्लॉक ऑफ थिंकिंग। ये क्या है, हमारी जो थिंकिंग है उसका एक ब्लॉक है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक वे में उसको कह सकते हो कलेक्शन ऑफ मीनिंग, क्या बोल सकते हो इसको, कलेक्शन ऑफ मीनिंग। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मीनिंग बोल सकते हो उसे, है ना। ये बात समझ में आई, ये क्या है, एक तरीके का बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी थिंकिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ सिस्टमैटिक वे। लाइक किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, किसी की प्रॉपर्टी हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, हमारी कंसेप्ट में आती हैं। एक तरीके से देखा जाए ये जो कंसेप्ट है ये कैसा होता है, लोअर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आप कंस्ट्रक्ट की जब बात करेंगे तो वो हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट होता है, और ये लोअर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। मेन यहाँ पे सिर्फ यही है, और तो कंसेप्ट से आप समझ ही जा रहे होगी कंसेप्ट कहने का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ मीनिंग बोल दो जनरली। ठीक है, उसकी कैरेक्टर्स, कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम कलेक्ट करते हैं, है ना, और जब इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग। क्लियर है, तो ये क्या होता है, हमारा लोअर ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ये चीज समझ में आई, जिसमें हमारा जैसे रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये आता है, जो हमारा कंसेप्ट होता है उसकी भी कैटेगरीज होती हैं। वैसे फिलहाल कैटेगरी ऐसे समझ सकते हो, पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा समझ ही लो कि इसकी जो कैटेगरीज होती है, जिसमें आपका कंक्रीट कंसेप्ट आता है। कंक्रीट का मतलब क्या है, जिसको हम टच कर पाए, है ना, और एक आता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, दो इसकी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक होता है कंक्रीट, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम कंक्रीट की बात करते हैं, मतलब ये क्या हो जाता है, जिन चीज, कंक्रीट कहने का मतलब क्या, कंक्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंक्रीट का मतलब समझ रहे हो, कंक्रीट जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम टच कर पाते हैं। लाइक जैसे कोई भी मटेरियल हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, अगर उसको हम टच कर पा रहे हैं तो वो क्या है, हमारा कंक्रीट ऑब्जेक्ट है। तो ये कंसेप्ट ही क्या है, ये क्या है कि कैटेगरी है कंसेप्ट की, जिसमें कंक्रीट कंसेप्ट की यहाँ पे हम बात करते हैं, जिसको हम सिंबलाइज कर पाते हैं मटेरियल में, दैट इज द कंक्रीट कंसेप्ट। क्लियर है, ये फर्स्ट वन हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका
अब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या है, सिंपल से ऐसे समझो जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन हाँ जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपका वेट बढ़ रहा है ना, लाइक आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट के कंसेप्ट में आ जाती हैं। क्लियर है, तो ये बात समझ में आई, कंसेप्ट वाली चीज, छोटा सा टॉपिक है, बस इतना ही कंसेप्ट में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि कंसेप्ट इज द कलेक्शन ऑफ मीनिंग, या फिर वन वर्ड में अगर वन उसमें एक पॉइंट में समझना चाहो तो लोअर ऑर्डर ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट कंस्ट्रक्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंस्ट्रक्ट पे। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट कहने का मतलब क्या है, अगर ये लोअर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट है तो कंस्ट्रक्ट क्या क्या होगा, हमारा हायर ऑर्डर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कंस्ट्रक्ट कहने का मतलब क्या है, क्या समझते हो कंस्ट्रक्ट से, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, यही समझ रहे हो कंस्ट्रक्ट का मतलब। कंसेप्ट का मतलब क्या समझा यहाँ पे हमने, मीनिंग्स का या फिर करेक्टर का, करेक्टरिस्टिक्स का या फिर इंफॉर्मेशन का एक कंसेप्ट तैयार किया, है ना। बिल्डिंग एक नॉलेज, एक ब्लॉक तैयार किया। जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, हायर ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये पॉइंट कुछ ना याद रहे लेकिन ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि ये हायर ऑर्डर होता है, ये लोअर ऑर्डर होता है। क्लियर है, जिसको हम कंस्ट्रक्ट कहने का मतलब क्या, जिसको हम कैन नॉट बी सीन, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसको सुन सकते हैं या फिर उसको महसूस कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट, जो कंस्ट्रक्ट होता है ये कैसा है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, एक क्या होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, ठीक है। उसे ऑब्जर्व करके उससे इन्फ्रेंस निकालते हैं, ठीक है। लाइक जैसे आपका एग्जाम्पल में ले लो, इंटेलिजेंस है, ठीक है। जो इंटेलिजेंस है, क्या इंटेलिजेंस को क्या करो, कम है ज्यादा, क्या जैसे इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंस किस में आएगा, उसको क्या हम टच कर पाएंगे, नहीं ना, उसको हम टच तो नहीं कर सकते, ये हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट है ना। इसको इंटेलिजेंस को हम क्या कर पाएंगे, इसको हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम टच करके नहीं देख सकते, कोई ये मटेरियल नहीं है, इंटेलिजेंस कोई मटेरियल नहीं है ना, जिसको हम टच करके देखें। तो ये अचीवमेंट, बच्चे की जब अचीवमेंट देखते हैं तो हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्या उसको हम टच करके देखते हैं कितना कितना हुआ कितना नहीं हुआ, हम उसको मेजर करते हैं, दैट इज द कंस्ट्रक्ट। ये सब किसमें आता है, कंस्ट्रक्ट में आता है। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो, कंसेप्ट जिसको हम देख सकते हैं, कैन बी सीन, ठीक है। ये कैसा होता है, कैन नॉट बी सीन, क्या होता है, कैन नॉट बी सीन। हम इसको सिर्फ क्या कर पाते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको फील कर सकते हैं, ये वाली चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। ये मतलब इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और जब कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे की बिहेवियर को हमें बताना है, ठीक है, तो किसी के बिहेवियर को हम कंस्ट्रक्ट का यूज कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को डिटेल में बताने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आई, मतलब हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं बिहेवियर को। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना। तो इसे हम लोग, और इसके अलावा से हम क्या बोल देते हैं, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम मेजर करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो वेरिएबल वाली चीज आई है ना वो यहीं से निकल के आई है, ठीक है, मैं बता रही हूँ फिर। तो इसको हम क्या करते हैं, मतलब कह सकते हो ये जो कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, ये किस पे, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे फोकस है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे फोकस है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज को किसी भी जो फिनोमेना होती है उससे हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, है ना। दिस इज द साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटेलिजेंस हो गया, तो इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया, अचीवमेंट हो गया, है ना। ये सब चीजें किसमें आती है, आपकी कंस्ट्रक्ट में आती है। क्लियर है, अब इसमें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट देख लो, दो तरीके के कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। देखो, हाँ इसको लिख लो यहाँ पे, एक इधर आ जाओ। अगर हम बात टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट में आ जाओ, ये इसके टाइप्स हैं, ठीक है। जहां पे आता है एक आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है। अब जब भी हम लोग वेरिएबल समझेंगे ना, तब देखेंगे इंटरवेनिंग वेरिएबल है क्या, ठीक है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। और क्वेश्चंस इससे आते भी हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। और एक आता है आपका हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट,
समझ लो इसको क्या है, इसके बाद हम लोग वेरिएबल की तरफ चलेंगे बाद में, ठीक है। देखो इंटरवीनिंग वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, मतलब जब जैसे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। इंटरवीनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है, हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन उसका हम इफेक्ट देख पाते हैं कहाँ पे, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में। बात समझ में आई। इंटरवीनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको मतलब इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, ये अनऑब्जर्वेबल होते हैं, ठीक है, ये अनऑब्जर्वेबल होते हैं, जो इंटरनली हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसको ये अफेक्ट करते हैं, ठीक। और जो ये हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, ये क्या है, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट एक थ्योरेटिकल टर्म है जिससे हम क्या करते हैं, किसी चीज को टेस्ट करते हैं, या फिर उसको कह सकते हो किसी भी गैस करने का काम करता है ये, ठीक है, गैस यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो, गैस करना या टेंटेटिव इसका कुछ सोल्यूशन बताना, है ना, ये समझ सकते हो। यहाँ पे हाइपोथेटिकल मतलब क्या है, हाइपोथेटिकल कह सकते हो ये आपका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये क्या है, हमारा एक थ्योरेटिकल टर्म है, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, किसी चीज को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्ट का। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आई। ये चीज कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट का ये दो कंसेप्ट था, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब जो हम लोग वेरिएबल्स की बात करते हैं ना कि वेरिएबल्स कहाँ से, वेरिएबल क्या करते हैं, हम मेजर कर पाते हैं ना, वेरिएबल्स को हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये वेरिएबल वाली चीज आई कहाँ से, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रक्ट है ये कैसा है, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, कैसा है, हाइपोथेटिकल है। यहीं से ही इस ये कंस्ट्रक्ट को कैसे मतलब ये जो वेरिएबल है वो यहीं से निकल के आया, इसी के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को मेजर करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसमें वेरिएबल पे आ जाते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट एक आपका कंसेप्ट हो गया, ठीक है, जिसमें कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट के बारे में हमने बात कर ली, एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है आपका। नेक्स्ट आ जाओ वेरिएबल, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स नाम से पता चल रहा है जिसको हम क्या कर पाते हैं, वेरी कर पाते हैं, है ना, जिसको हम चेंज कर पाते हैं, है ना, जिसको हम क्या कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं, मतलब एनीथिंग दैट कैन बी वेरी, ठीक है, एंड कह सकते हैं एनीथिंग दैट कैन बी वेरी, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल्स होता है, एक लाइन में समझो, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल क्या होता है इससे क्वेश्चन नहीं आता है, वेरिएबल कौन कौन से होते हैं इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे एनीथिंग मैं लिख दे रही हूँ, वैसे यहाँ से क्वेश्चन इससे से नहीं आता है। एनीथिंग दैट कैन बी वेरी, ठीक है, जिसको हम वेरी करा पाए, ठीक है, मेजर कर पाए जिसको, ठीक है, और इसके अलावा जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, जिसको हम कंट्रोल कर पाए, ठीक है, यही सारी चीजें क्या होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब आती बात की अब देखो एक चीज ये समझो कि वेरिएबल होते क्या है। जैसे आपने कोई भी टॉपिक लिया अपने रिसर्च में, है ना, कोई भी टॉपिक ले लिया, उसमें जैसे आपका, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे पर्सनालिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, अचीवमेंट आप चेक करना चाह रहे हो हाई स्कूल के बच्चों का, तो अचीवमेंट इज द क्या है, उस अचीवमेंट क्या है, ये वेरिएबल है। इंटेलिजेंस क्या है, ये कोई वेरिएबल है। किसी की हाइट हम चेक करना चाह रहे हैं, वेट चेक करना चाह रहे हैं, ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल्स है ना। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल में बात करते हैं, एक मैं चार्ट बना रही हूँ, उसको सिंपल सा वैसे ही आप लोग भी चार्ट बना लो, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल में ऐसे ही चार्ट आप लोग भी बना लो, और एक एक पॉइंट से आप लोग समझ जाओगे कि ये है क्या, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ वेरिएबल में क्या चीज है कि आपको समझ बननी चाहिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखने, मैं यहाँ पे पूरी थ्योरी लिखूं, थ्योरी लिखने से कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, इसकी समझ बन जाए आपकी, बस इसमें सब इतना है, क्योंकि यहाँ पे समझ पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में आ जाओ, हम एक एक को देखते हैं। यहाँ पे जितने भी हैं वो मैं सारे यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। देखो वैसे तो हम लोग जो हमारा ज्यादातर आता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्सट्रीनियस होता है, इंटरवेनिंग होता है, मॉडरेटर होता है, कन्फाउंडिंग होता है ना, ये सारे होते हैं। लेकिन जब आप PYQs करोगे तो उसमें कई सारे वेरिएबल्स के बारे में और भी आता है कि डिकोटोमस, जब हम लोग कोरिलेशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे डिकोटोमस की बात की जाएगी, कंटिन्यूअस की बात की जाएगी, डिस्क्रीट की बात की जाएगी। तो ये भी सारे क्या है, ये भी सारे हमारे क्या है, वेरिएबल्स ही हैं। तो मैं एक साथ इसको यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है, जैसे आप समझ पाओ कि है क्या क्या। सबसे पहले आते हैं हम लोग डिस्क्रीट पे, ठीक है।
एक एक को ऐसे ही लिखते रहो अपनी कॉपी में। डिस्क्रीट, ये वेरिएबल हो गया। दूसरा आ जाओ, डिस्क्रीट के बाद आता है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल, उम्मीद है आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। डिकोटोमस वेरिएबल, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी। इसके अलावा ये जो रिसर्च वाला आपका सेक्शन है यूनिट 6, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो समझ लो आपका पेपर 1 का जो यूनिट है रिसर्च वाला, रिसर्च मैथोडोलॉजी वाला, वो कवर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपको अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। डिकोटोमस हो गया, पॉलीकोटोमस हो गया, पॉलीकोटोमस, बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट डिपेंडेंट, ठीक है। फिर आ जाओ कंफाउंडिंग। कोई रिसर्च की आपके पास बुक हो तो उसको भी एक बार आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। कंफाउंडिंग हो गया, और मॉडरेटर, मॉडरेटर, क्लियर है। अब इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी कॉपी में ऐसे ही बना लो, और इसके बाद PYQ इसके करना। PYQ करोगे और क्वेश्चंस आपके बनेंगे, लेकिन PYQ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको ही देख के चले जाओ, नहीं, आपको PYQ तो करने ही पड़ेंगे, PYQ मस्ट है, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी क्वेश्चंस की समझ बन पाएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जा भी देते हैं इसको, आ जाओ इधर। डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, डिस्क्रीट से क्या समझते हो, फाइनाइट नंबर, ठीक है, जिसको डिस्क्रीट कह सकते हो, जिसको हम इनडिविजिबल है, ठीक है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक 1 2 3 4, ठीक है, तो उसके बीच में कुछ नहीं है, तो ये कैसे होते हैं, फाइनाइट नंबर होता है। दीज आर द फाइनाइट नंबर, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते, दीज आर द फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर, दे आर इनडिविजिबल, ये कैसे है, इनडिविजिबल है, ठीक है, लाइक 1 2 3, मतलब इनके बीच में जैसे हम अगर सोचे 1.1 लिख दे, 1.2 लिख दे, 0.1 लिख दे, तो वो चीज यहाँ पे नहीं आती है, वो चीज कहाँ पे आती है, वो चीज यहाँ पे आती है, ठीक है। वो कहाँ पे आते हैं, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। अगर हमें 1 से 2 के बीच में जाना है तो कितने सारे इसके बीच में नंबर आ जाएंगे, है ना, तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। लाइक आपका 0.5 हो गया, है ना, 0.7 हो गया, ठीक, 0.8 हो गया, तो ये सारी चीज, ये कैसे है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है। जब हम डिकोटोमस की वेरिएबल की बात करते हैं तो कैसे, डाइकोटोमस मतलब 2, डाई का मतलब 2, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए आपके, 2 वेरिएबल्स की बात होती है। किसके वेरिएबल्स के बारे में बात होती है, लाइक जब आप लोग जो प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, तो वहां पे देखते हो नहीं, हेड एंड टेल का बात किया जाता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो आप लोग, हेड एंड टेल, ठीक। तो ये डाइकोटोमस हो गया। पॉलीकोटोमस में क्या होता है, मतलब कि एक से ज्यादा, ठीक है। डाई का मतलब क्या हुआ, 2, ठीक है। पॉली का मतलब 2 से ज्यादा जब हो जाए, लाइक आपका जब किसी पूरी कम्युनिटी के बारे में बोला जा रहा हो, है ना, किसी कंट्री के बारे में बोला जा रहा हो, किसी सिटी के बारे में बोला जा रहा हो, ठीक है, वहां पे क्या होगा, 2 से ज्यादा वेरिएबल मुझे मिलेंगे, ठीक। तो वो किस में आता है, पॉलीकोटोमस में आता है। फिर आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट, देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं, देखो सबसे पहले तो ये लिख लो, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रीटमेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या, कौन से वेरिएबल बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रीटमेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब पहले नहीं था, लेकिन आज के टाइम में जब आप देखोगे तो हर ज्यादातर जगह लिखा होता है ट्रीटमेंट वेरिएबल। तो ट्रीटमेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर पाते हैं, और दीज आर द इनपुट वेरिएबल, इसके कई सारे नाम है, वो नाम जरूर लिख लो इसको। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। इनपुट वेरिएबल होते हैं जिसको हम क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी होते हैं ये। उसके अलावा इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। और ये मैनुपुलेट कर सकते हैं इसको, ये सारे कीवर्ड्स लिख लो, मैनुपुलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बात समझ में आई, ये कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे होते हैं, ये आउटपुट वेरिएबल होते हैं। कौन से वेरिएबल होते हैं ये,
आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं जिन, ठीक है, जो हमें आउट रिजल्ट देते हैं, ठीक है, ये हमें क्या देते हैं, एक मिनट, ये हमें रिजल्ट देते हैं, ये आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं, है ना, ये आउटपुट होते हैं। और क्या बोल सकते हो इसको, हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजेस करते हैं उसका इफेक्ट हम कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, कॉज में देखते हैं। ये क्या है, दीज आर द कॉज, ये क्या है, जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, उसका हम इफेक्ट कहाँ पे देखें, सॉरी कॉज नहीं है, ये इफेक्ट है, कॉज तो आपका वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इफेक्ट को देखते हैं, जो भी जब इसको मैनुपुलेट करा रहे होते, कंट्रोल कर रहे होते किसी सेटिंग्स में, लेबोरेटरी सेटिंग्स में, तो हम इसका क्या देखते हैं, इसका इफेक्ट कहाँ पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं, ठीक है। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या, कॉज है, ठीक है, ये क्या है, इफेक्ट है। उसके अलावा ये यहाँ पे हम देखो, मैनुपुलेशन हम कहाँ कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे, मैनुपुलेशन हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट हम कहाँ पे देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल में देखेंगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन मैनुपुलेटेड होते हैं, ठीक है। हम इसको मैनुपुलेट नहीं कर सकते, इसको हम खाली, इसका हम इफेक्ट सिर्फ हम देख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग ट्रीटमेंट वेरिएबल बोलते हैं। कौन से वेरिएबल बोलते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट वेरिएबल बोलते हैं, है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं, आउटपुट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब इनपुट, हम जो इनपुट कर रहे हैं, जिसे हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जिसे हम मैनुपुलेट कर पा रहे हैं, और उसका जब हम किसी भी वेरिएबल को, लाइक आपका अचीवमेंट है, ठीक है, वेरिएबल मैंने अचीवमेंट ले लिया, जब इसको हम क्या करेंगे, मैनुपुलेट करेंगे, तो उसका कुछ इफेक्ट देखेंगे ना। जैसे हमें सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की अचीवमेंट पे हमें टेस्ट करना है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट हम किस पे देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इसको जब इस पे हम उस पे करेंगे, उसको मैनुपुलेट कराएंगे, तो उसका रिजल्ट हम किस पे देखेंगे, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे बच्चे हो जाएंगे, मतलब जिन पे हम उसका इफेक्ट देखेंगे। क्लियर है बात। तो ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। उम्मीद है ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कंफाउंडिंग वेरिएबल की बात करते हैं। देखो कंफाउंडिंग वेरिएबल जो होते हैं वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है जितना मैं, आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आप अगर थ्योरी लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखो रिसर्च से बहुत ज्यादा थ्योरी मत लिखो, इसको अगर इसके कंसेप्ट को समझोगे ना तो बस हो गया आपका, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। आप कंसेप्ट को यहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश करो, थ्योरी पे नहीं, ठीक है। कहीं कहीं भी बुक वगैरह में देखोगे तो डिपेंडेंट में कई सारा एक पैरा लिखा मिलेगा, तो उनमें से सिर्फ की पॉइंट निकालो। बेसिकली आपको सिर्फ इतना समझना है कि आउटपुट वेरिएबल है ये, यहाँ पे हम सिर्फ इफेक्ट को देखते हैं, और इंडिपेंडेंट ये ट्रीटमेंट वेरिएबल है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम मैनुपुलेट कराते हैं, मतलब चेंजेस कराते हैं यहाँ पे, है ना। कंफाउंडिंग जो वेरिएबल्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरवेनिंग जो हमने अभी वहां पे बात की, ठीक है। एक होता है आपका एक्सट्रीनियस एक्सट्रीनियस वेरिएबल, ठीक है। एक होता है एक्सट्रीनियस वेरिएबल, इसको लिख लो। ये एक्सट्रीनियस वेरिएबल हम लोग जो पढ़ते हैं, आपने पीवाईक्यू किए होंगे तो उसमें कई बार जिक्र इसका हुआ होगा, एक्सट्रीनियस वेरिएबल का, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का। तो ये किसकी कैटेगरीज में आते हैं, कंफाउंडिंग की कैटेगरीज में आते हैं। अब बात आती है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिंपल सा मैं एक उसमें वर्ड में समझा रही हूँ, जहां पे कंफ्यूजन हो जाए, जब आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को जब आप टेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे ये क्या कर देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे वेरिएबल होते हैं, हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल होते हैं। कैसे होते हैं ये, कंफाउंडिंग वेरिएबल होते हैं। और ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ये कैसे, मतलब कंफ्यूजन किस पे डाल, कहाँ पे आती है आपकी, ये जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वहां पे क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि कंफाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं। किस पे, ये किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर है बात जी। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और एक्सट्रीनियस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको, मतलब
ये जो एक्सटर्नल फैक्ट, जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं ना, जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, कौन से वेरिएबल होते हैं? वो हमारे मतलब वो वेरिएबल जिनको हम मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते। ये कैसे वेरिएबल होते हैं? अनकंट्रोल होते हैं। ठीक है, अनकंट्रोल होते हैं ये, इनका की पॉइंट है ये अनकंट्रोल्ड वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड होते हैं। मतलब ये क्या मतलब, इसे ऐसे समझो, ये मतलब जैसे जैसे रिसर्चर है, ठीक है, उसको क्या करना है, किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। ठीक है, मतलब रिलेशन निकालना है, कि उसे रिलेशनशिप निकालना है उसे। जैसे हाइपोथेसिस ने बनाया, देयर इज अ हाइपोथेसिस, अब आगे देखेंगे हाइपोथेसिस है क्या। जब उसने हाइपोथेसिस बना लिया एक टेंटेटिव, ठीक है, जिसमें उसने बोला कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रंस गेन इन सोशल स्टडीज अचीवमेंट एंड देयर सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, तो ये जो सेल्फ है ना, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, है ना। और अचीवमेंट क्या है उसका? अचीवमेंट इन सोशल स्टडी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बात देखो, मैं इसको लिख के समझाती हूँ इस टॉपिक को, ऐसे समझ नहीं पाओगे। एक ये मैं टॉपिक ही लिख रही हूँ यहाँ पे, ऐसे बोलूंगी तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। ये मैंने एक टॉपिक लिया। ठीक, टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है आपका, जैसे हमने मान लिया इसका पूरा हम देखना चाह रहे हैं, मतलब हाइपोथेसिस करना चाह रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप, मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई। ठीक है, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन बिटवीन चिल्ड्रन का जो गेन है, गेन इन सोशल, चिल्ड्रन गेन इन सोशल स्टडीज अचीवमेंट, सोशल स्टडीज अचीवमेंट, है ना, एंड देयर सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे, अब ये कैसी हाइपोथेसिस है? हाइपोथेसिस भी दो तरीके की होती है, एक रिसर्च होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है। तो ये सॉरी रिसर्च हाइपोथेसिस है। मैंने बोला कि देयर इज अ रिलेशनशिप, यहाँ पे हमने क्या बोला? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रंस गेन इन सोशल स्टडीज अचीवमेंट एंड देयर सेल्फ कंसेप्ट। बात समझ में आई? ये मैंने एक टॉपिक लिया यहाँ पे कि हाइपोथेसिस, मैंने टेंटेटिव की हाइपोथेसिस बनाई। अब इसमें समझो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, रुको, अब ये यहाँ पे जो आपका सेल्फ है, ठीक है, मतलब सेल्फ कंसेप्ट, हाँ ठीक है, सेल्फ जो है, ठीक है, वो क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अचीवमेंट जो है इन, कहा गया मेरा, अचीवमेंट इन सोशल स्टडीज। ठीक है, ये जो हम अचीवमेंट देख रहे हैं सोशल स्टडीज में, ठीक है, और उनके सेल्फ कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ये क्या है? सेल्फ कंसेप्ट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, ये अचीवमेंट क्या है इनका? अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई? जो सेल्फ है, मैंने उल्टा बता दिया क्या? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन गेन इन सोशल स्टडीज अचीवमेंट एंड देयर सेल्फ कंसेप्ट। हाँ ठीक है, ये जो सेल्फ है, सेल्फ क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अचीवमेंट जो है सोशल स्टडी में, वो क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। सही बताया मैंने, ठीक है। मतलब जो ये आपका हम जो अचीव मतलब चिल्ड्रन का जो सेल्फ है, ठीक है, सेल्फ उनका जो कंसेप्ट है, वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम किसको मैनिपुलेट कराएंगे? उनके सेल्फ कंसेप्ट को, जो भी है, ठीक है, उसको मैनिपुलेट कराएंगे, कंट्रोल कराएंगे, और उसका इफेक्ट किस पे देखेंगे? उनकी अचीवमेंट में देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इनका ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो इंटेलिजेंस है, मतलब ये एक तरीका कैसा वेरिएबल है? अगर यहाँ पे इंटेलिजेंस आ जाए, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा? वो एक एक्सट्रीनियस वेरिएबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? उसका एक एक्सट्रीनियस वेरिएबल आ जाएगा। मतलब हमने जो जैसे मान लिया इंटेलिजेंस है, वो क्या कर रहा है? सोशल स्टडी जो है उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है। जो बच्चों की इंटेलिजेंस है वो क्या करता है? जो सोशल अचीवमेंट होता है, सोशल जो स्टडी का जो अचीवमेंट है, उसको वो इफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? हमारी स्टडी से तो रिलेटेड नहीं है ना, तो ये कैसा वेरिएबल आ जाएगा हमारा? एक्सट्रीनियस वेरिएबल आ जाएगा।
इसको मैं रुको 1 मिनट, इसको ढंग से और समझा देती हूँ। यहाँ पे इधर आ जाओ एक बार टॉपिक को। जैसे आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली चीज जब क्लियर हो जाएगी ना, तो आप समझ जाओगे कि है क्या। देखो मैंने एक यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बनाई, समझना। एक मैंने यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाई। क्या हाइपोथेसिस बनाई? कि देयर इज अ रिलेशन, देयर इज रिलेशनशिप, ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप मैं बता रही हूं है, कहां पे? बिटवीन चिल्ड्रंस, बिटवीन चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रंस है का जो गेन है इन सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज, ठीक है, सोशल स्टडीज अचीवमेंट, achievement and social studies achievement and their self concept, and their self concept, ये पूरा है आपका टॉपिक। ये मैंने एक रिसर्च हाइपोथेसिस तैयार कर ली, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं? देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलेशनशिप, देख रहे हैं किसके बीच में? चिल्ड्रंस गेन इन सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज अचीवमेंट, सोशल स्टडीज अचीवमेंट, ये एक साथ है, सोशल स्टडीज अचीवमेंट और उनका जो सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, यहाँ पे जो उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या होगा? ये होगा उनका जो सेल्फ कंसेप्ट है टुवर्ड्स द सोशल स्टडीज, ठीक है, उनका जो सेल्फ कंसेप्ट है टुवर्ड्स द सोशल स्टडीज, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसको हम क्या करेंगे? मैनिपुलेट कराएंगे, कंट्रोल कराएंगे, और उसका इफेक्ट किस पे देखेंगे? ये जो अचीवमेंट है, सोशल स्टडीज की जो अचीवमेंट है, उस पे हम इसका इफेक्ट देखेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक इंटेलिजेंस एक वेरिएबल और है, ठीक है, ये एक इंटेलिजेंस एक वेरिएबल और है, जिसको हम स्टडी में मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, मैंने इसको यहाँ पे इंटेलिजेंस को कंसिडर नहीं किया है, लेकिन ये क्या करता है? इन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है, इसको क्या करता है? ये अफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि जो इंटेलिजेंस होता है कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल स्टडीज की अचीवमेंट है उसको कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। सोशल स्टडीज अचीवमेंट क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो हमारा ये इंटेलिजेंस क्या है, जिसको हमने स्टडी में तो कंसिडर नहीं किया है, लेकिन वो क्या कर रहा है? हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर इफेक्ट कर रहा है। तो दैट इज द, ये जो क्या, ये फिर ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्सट्रीनियस वेरिएबल हो जाएगा, जो हमने स्टडी में कंसिडर तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है, ठीक। तो ये होता है हमारा एक्सट्रीनियस वेरिएबल। क्लियर है बात? ठीक, तो ये चीज समझ में आई। मतलब जो इंटेलिजेंस होगा बच्चों का, ठीक है, इंटेलिजेंस जो है वो इफेक्ट करता है जो सोशल स्टडीज है अचीवमेंट में, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? हमारे इनडायरेक्टली हमारे ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ये इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सट्रीनियस वेरिएबल। क्लियर है बात? मैं यही चीज यहाँ पे आपको समझाना चाह रही थी, ठीक है। जिसको हम लोग एक्सट्रीनियस वेरिएबल कहने का मतलब क्या है? जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। ये कैसा वेरिएबल है? हमारा अनकंट्रोल्ड वेरिएबल है। क्लियर है बात? अब ये चीज समझ में आई। अब बात करते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल हम लोगों ने देख लिया, ठीक है जी। ये कैसा होता है? मतलब इसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट बी सीन, ठीक है, मेजर्ड और मैनिपुलेटेड। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, ना इसको मैनिपुलेट कर सकते, ना हम इसको मेजर कर सकते। हमारी स्टडी में ये इफेक्ट डाल रहा है लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है, हमारी स्टडीज में ये इफेक्ट डाल रहा है लेकिन हमें नहीं पता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो क्लासरूम लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, रिसर्चर क्या करना चाह रहा है? इफेक्ट देखना चाह रहा है कि इमीडिएट रीइंफोर्समेंट का क्या होता है लर्निंग पे, ठीक है। मतलब जो अगर हम कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई है, ठीक है, टॉपिक उसको पढ़ाना चाह रहा है, तो उसमें वो इमीडिएट रीइंफोर्समेंट का ये चीज देखना चाह रहा है, तो वहां पे ये आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल आ जाता है। मतलब कह सकते हो जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? मतलब वो डायरेक्टली हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, वो इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो हमारे वेरिएबल को इफेक्ट तो करेंगे लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि वो कहीं ना कहीं वो हमारे वेरिएबल को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है इंटरवेनिंग वेरिएबल में। क्लियर है बात? ठीक, तो ये दो तरीके के वेरिएबल हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका मॉडरेटर वेरिएबल, ठीक है। मॉडरेटर वेरिएबल को हम लोग सेकेंडरी वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? सेकेंडरी वेरिएबल।
इसे हम लोग सेकेंडरी वेरिएबल भी बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेकेंडरी वेरिएबल कौन से हैं, ये मॉडरेटर वेरिएबल्स होते हैं, जिसे हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी वेरिएबल। ये एक स्पेशल टाइप की इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिसे सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला जाता है ना। क्लियर है, इतनी बात है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हो गए। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेरिएबल देख लिया। अच्छा हाँ, एक चीज ये रह गई आपकी इसमें, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल भी बोलते हैं। ये एक टर्म आपका आया हुआ था किसी PYQ में। ठीक है, हाँ ऑर्गेनिज्मिक बोलते हैं। ठीक है, लिख लो इसे। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक से ले सकते हो इसको, ऑर्गेनिज्मिक को। मतलब ये क्या करता है, जो करेक्टर्स होते हैं ना उसको ये अल्टर नहीं कर पाता है, मतलब चेंज नहीं कर पाता है, जो भी इसके करेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऐसे समझ सकते हो इसको, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दीज आर द वेरिएबल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल क्या होते हैं, जो हम एनीथिंग दैट कैन बी वेरी, जिसको हम लोग वेरी करा पाए। ठीक है, तो वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने कई सारे वेरिएबल्स के बारे में देख लिया। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका हाइपोथेसिस। उसको भी ऐसे चार्ट के थ्रू ही समझेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है, उम्मीद है वो आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की पहले देखो टाइप देख लो। हाइपोथेसिस हम यहाँ पे दो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक होता है आपका, हाइपोथेसिस भी दो तरीके की पढ़ेंगे। एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, एक है रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसे अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। ये नल हाइपोथेसिस हो गया, ये रिसर्च हाइपोथेसिस। अभी आगे डिस्कस करते हैं ये है क्या आखिर। ठीक है, ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब ये जो, हाँ ये डायरेक्शनल हो गया, ये हो गया नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शनल है, नेक्स्ट दूसरे पेन से करते हैं। ये जो डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल को ही हम लोग बोलते हैं वन टेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, वन टेल टेस्ट बोलते हैं। अभी देखते हैं वन टेल वगैरह क्या है, वन टेल बोलते हैं। ठीक है, वन टेल। और इसको क्या बोलते हैं, टू टेल बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार ऐसे अभी समझाया तो, ये वन टेल और टू टेल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे समझो। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। ये मैंने गड़बड़ बना दिया, रुको। ये आपका मीडियन है, मीन है सॉरी। यहाँ पे नहीं होता है, ये सही नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो टेल है, यहाँ पे ये दोनों साइड को है, तो ये कैसा होगा, टू टेल हो गया। यहाँ पे टेल जो होती है वो पूरा एक साइड पे रहता है। ठीक है, ये हो आपका वन टेल। अब इसका कंसेप्ट भी समझेंगे। ये आपका टू टेल है। ठीक है, मतलब ये दोनों साइड है, ये टेल है। ठीक है, जो टच नहीं होती है। जब एनपीसी पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको अच्छे से। और ठीक है, ये एक ही साइड पे रहती है। ठीक है, ये टच नहीं होगा। ठीक है, तो ये वन टेल है, ये टू टेल है। अब इसका कंसेप्ट समझ, अब आगे इसको देखते हैं पहले कि हाइपोथेसिस कहने का मतलब क्या है। पहले तो समझो हाइपो क्या है। हाइपो एक कंजेक्चुरल स्टेटमेंट है। अब कंजेक्चुरल स्टेटमेंट वगैरह कहने का क्या मतलब है, देखो हाइपो जो है, हाइपोथेसिस वो दो वर्ड से मिलके बना है। कितने वर्ड से मिलके बना है, हाइपो
प्लस थीसिस। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? हाइपो प्लस थीसिस। हाइपो कहने का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव। हाइपो का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव। ठीक है। और थीसिस कहने का मतलब क्या होता है? थीसिस का मतलब क्या होता है? कोई स्टेटमेंट। थीसिस का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। ठीक है, बात समझ में आई? हाइपोथेसिस दो वर्ड से मिलके बना है, हाइपो प्लस थेसिस। हाइपो का मतलब होता है टेंटेटिव और थेसिस का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। क्लियर है? अब बात आती है टेंटेटिव। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब क्या है? जिसको हम लोग वेरीफाई कराएंगे, मतलब वेरिफिकेशन से बोल सकते हो। और स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या है? कि हम प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या करता है? हाइपोथेसिस का काम क्या है? ये हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन देता है। क्या देता है? एक टेंटेटिव सॉल्यूशन देता है। हाइपोथेसिस हमें क्या करता है? हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, जिसे हम लोग इंपेरिकली टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपेरिकली इसको हम लोग टेस्ट कराते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो हाइपोथेसिस को हम क्या कर सकते हैं? हाइपोथेसिस, और एक लैंग्वेज बोलो, ये क्या है? कंजेक्चुरल स्टेटमेंट है। कंजेक्ट कर रहा है, मतलब ज्वाइन करा रहा है ना? तो ये होता है हमारा हाइपोथेसिस। क्लियर है बात? तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? कि हम इसको, हाइपोथेसिस को कहने का मतलब हम कोई एजुकेटेड गेस निकाल, मतलब एक जो हमारा गेस होता है ना, वो बोल सकते हो। इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये एक क्या है? एक एजुकेटेड गेस है। ठीक है, एजुकेटेड, ये क्या है? एक गेस है। मतलब हाइपोथेसिस क्या करता है? एक कंजेक्चुरल स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, मतलब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो एक स्टेटमेंट, मतलब दोनों वेरिएबल को जो ज्वाइन कराने का काम करता है ना। ठीक है, उसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं? एक एजुकेटेड गेस लगाते हैं, जिसे हम लोग इंपीरिकली टेस्ट कर सकते हैं। इंपीरिकली ये क्या होता है? टेस्टेबल होता है। ठीक है, टेंटेटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं। समझ में आई बात? इनका हम क्या करते हैं? टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं। हाइपोथेसिस हमें क्या कर देता है? सॉल्यूशन देता है प्रॉब्लम्स का, जिसे हम लोग इंपीरिकली वेरीफाई करा सकते हैं, इंपीरिकली उसको टेस्ट करा सकते हैं। क्लियर बात? ठीक है, तो हाइपो का मतलब क्या हुआ? और एक इसमें समझ सकते हो, हाइपो कहने का मतलब क्या है? जब कंपोजिशन होता है। ठीक है, जब क्या होता है? कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। ठीक है, टू और मोर वेरिएबल, ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लो, इससे ज्यादा लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। टू और मोर वेरिएबल का क्या होता है? कंपोजिशन होता है। ठीक है, ठीक है, जिसको हम क्या कराते हैं? वेरीफाई कराते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हम लोग ने लिए हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जैसे हम लोग ने वेरिएबल, ये हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल लिया था, अब इसको हम टेस्ट भी तो करेंगे ना। यहाँ पे हमने क्या बनाया था? ये तो हाइपोथेसिस ही बनाया था, जिसमें हमने क्या बताया? रिलेशनशिप बता दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया? कंजॉइन करा दिया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है? कंपोजिशन है टू और मोर वेरिएबल का, जिससे हम क्या कराते हैं? वेरीफाई कराते हैं। और थीसिस का मतलब क्या होता है? ये एक यहाँ थीसिस को बोल सकते हो, ये क्या है? मतलब ये पोजीशन होती है हमारी वेरिएबल्स की। ठीक है, ये क्या बोल सकते हो? जो मतलब किसी भी स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेरिएबल की हमारी पोजीशन होती है, दैट इज द थीसिस, या फिर इसको स्टेटमेंट भी कह के बुला सकते हो। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्या है? हमारा एक एजुकेटेड गेस है, जिसको हम लोग इंपेरिकली टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं। ठीक है, हाइपो का मतलब ही होता है टेंटेटिव। एक बार शायद किसी पीवाईक्यू में मैंने ये देखा भी था कि हाइपो का मीनिंग ऐसे करके पूछा था। आई थिंक पेपर 1 था, पेपर 2 मुझे याद नहीं सही से, इन्हीं दोनों में से कोई था, कि जिसमें ये था कि हाइपो का मतलब टेंटेटिव सॉल्यूशन, टेंटेटिव का मतलब क्या है, ऐसा था। तो वो हाइपोथेसिस था। ठीक है, घुमा फिरा के पूरा एक स्टेटमेंट था वो। ठीक है, और थीसिस का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट अबाउट द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर है बात? अब ये जो हमने फिर यहाँ पे देखा कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, दो तरीके की हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है, एक रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। इसमें कोई दिक्कत? दो तरीके की हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है और एक कौन सी होती है? रिसर्च हाइपोथेसिस होती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस, हाँ, ये रिसर्च हाइपोथेसिस, जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसको हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। लिख लो इस चीज को, सबके नाम पता होने चाहिए। अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस को ही अल्टरनेट है बोलते हैं, एफर्मेटिव भी बोलते हैं। ये जो नल है, नल का मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है, अब समझो इसको, इसको सिर्फ समझते जाना कि रिसर्च हाइपोथेसिस में मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, जो ये रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, ये कैसी हो सकती है? ठीक है, एक ये डायरेक्शनल हो सकती है
और ये नॉन डायरेक्शनल हो सकती है। ये पॉइंट समझ में आया। जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वहां पे हम क्या करते हैं, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो मैं बोल रही हूँ उसको समझना, रिसर्च हाइपोथेसिस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं दैट देयर इज अ रिलेशनशिप, ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे हम बताते हैं देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज रिलेशनशिप, देयर इज बोलते हैं, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, जो भी हमने वेरिएबल लिए हो, ठीक है, बिटवीन द वेरिएबल्स। लाइक हमने जो पिछला वाला यहाँ पे देखा था, देखो ये कौन सी हाइपोथेसिस है, ये रिसर्च हाइपोथेसिस। मैंने यहाँ पे क्या बोला, देयर इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये कैसी हाइपोथेसिस मैंने फ्रेम की है, यहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम की है या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस फ्रेम की, जहां पे हम रिलेशनशिप बताते हैं, हाँ यहाँ पे रिलेशनशिप है इन दो वेरिएबल्स के बीच में। क्लियर है बात। ये कैसी हो सकती है, ये नॉन डायरेक्शनल भी हो सकती हो और ये डायरेक्शनल भी हो सकती है। इतनी बातें समझ में आई, ठीक। ये समझ में आया कि डायरेक्शनल भी हो सकती है और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकती है। मतलब अब डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का जो ये मतलब है, देखो बोल सकते हो, एक चीज इसमें ये बोल सकते हो, मतलब डायरेक्शनल जो होती है आपकी टू टेल होती है, और जो सॉरी जो डायरेक्शनल होती है आपकी वो वन टेल होती है, जो नॉन नॉन डायरेक्शनल होती है वो कैसी होती है, टू टेल होती है, ठीक। अब देखो इसमें हम अगर बात करते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की, ठीक, तो वो समझो पहले, ये जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो क्या करती है, हमें एक डायरेक्शन देती है, ठीक है, जो भी रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, इस पेन से लिख दो, हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन बताती है, किस डायरेक्शन में ये रिसर्च हाइपोथेसिस है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। जैसे हमारा ये जो कर्व होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक। ये जो पार्ट होता है ये कैसा पार्ट होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये कैसा होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक। जब हम ये बात करते हैं, जब हमारी सिर्फ इधर की तरफ जा रही होती, ऐसे होती है, ठीक है, तो ये कैसी होती है हमारी, ये डायरेक्शनल है, ये कोई डायरेक्शन बता रही है, ये हमें क्या बता रही है, कोई डायरेक्शन बता रही है, या फिर ये ऐसे जा रही है, ठीक। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन बता रही है ना, और ये क्या बता रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन बता रही है। तो ये हमें एक डायरेक्शन बताती है, ठीक है। इट सिंपली, सिंपल लिखना है, इट स्टेट सिंपली द, मतलब जो सॉरी यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन होता है वो सिंपली यहाँ पे वो बताती है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में। क्लियर है बात। लेकिन जब हम नॉन डायरेक्शनल की बात करते हैं, जब हम नॉन डायरेक्शनल की बात करते हैं, जहाँ पे टू टेल की बात करते हैं, जिसे हम टू टेल बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करती है, सिर्फ ये बताती है कि देयर इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वो बताती है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है, सिर्फ रिलेशनशिप है या देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, है ना, सिंपल सी बात ये बोलती है। ये बातें समझ में आई डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल वाली, कि यहाँ पे जब हम डायरेक्शनल की, अब एग्जांपल से सब समझाती हूँ। अभी ऐसे समझो कि डायरेक्शनल कहने का मतलब क्या है, कि वो एक डायरेक्शन बताती जो हमारी हाइपोथेसिस है कि ये पॉजिटिव में डायरेक्शन में है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, मीन से आगे की तरफ जा रही है, मीन से पीछे की तरफ से जा रही है, ठीक। अब ये जो हमारी नॉन डायरेक्शनल होती है, यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्शन नहीं बता रही है, ये तो इधर भी है इधर भी है, ये कोई डायरेक्शन नहीं बता रही है, सिर्फ बता रही है ये कि देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ डिफरेंस, दैट्स इट। क्लियर है बात। अब आगे समझो इसको। जब हम बात करते हैं अपनी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, देखो इसको डिनोट करते हैं, ये भी लिख लो यहाँ पे, एच नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एच ए से, ठीक है, हाइपोथेसिस अल्टरनेट, ठीक है। जो हम बात करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, जिसे हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन बताते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये समझना, हाइपोथेसिस का कहने का मतलब क्या है, हम प्रिडिक्शन देते हैं कि हाँ इन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, ठीक है, या नहीं हो सकता है। जब नहीं की बात करेंगे तो नल में आ जाएंगे, अभी नहीं जाते, हम एक ही की बात पहले करते हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप, हमने एक प्रिडिक्शन दी, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दिया यहाँ पे। क्लियर है, टेंटेटिव हमने थीसिस बनाई यहाँ पे, जो आप लोग ने भी अपने एमएड में थीसिस वगैरह बनाई होंगी, है ना। तो वहां पे हम टेंटेटिव एक स्टेटमेंट दे रहे, देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ रिलेशन, है ना। तो ये होता है हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दैट कैन बी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। क्लियर है। अब डिपेंड, अब ये डायरेक्शनल होगी या फिर नॉन डायरेक्शनल होगी, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा ये डायरेक्शनल होगी नॉन डायरेक्शनल होगी, किस पे डिपेंड करेगा, हमारे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च, ठीक है। ये ध्यान रखना है, किस पे डिपेंड करेगा, हमारे किस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा। जब हम बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल,
कि जिसे हम लोग टू टेल बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, टू टेल बोलते हैं। ये सिंपली क्या बताती है, सिंपली ये प्रिडिक्ट करती है कि देयर इज अ रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे कोई वो डायरेक्शन नहीं बताती है, कि ये कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करती है। क्लियर हुई ये नॉन डायरेक्शनल वाली बात। अब आ जाओ डायरेक्शनल वाले में, ठीक है, मैंने गलत बता दिया, हाँ सही बताया, टू टेल का है ना नॉन डायरेक्शनल, हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई वो नहीं बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती है। तो नॉन डायरेक्शन, जैसे नॉन डायरेक्शनल है तो जैसे इसका एक एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, नॉन डायरेक्शनल का क्या बोलते हैं उसको, नॉन डायरेक्शन वेरिएबल में इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, इसमें लिख लो नॉन डायरेक्शनल में, एक मिनट इधर लिख लो, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखवा देती हूँ जिससे आप समझ जाओगे नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल में क्या मैं कहना चाह रही हूँ, इसमें इससे आप ऐसा समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिखो देयर इज नो सिग्निफिकेंट, देयर इज रिलेशनशिप, लिखो देयर इज, अभी नो पे नहीं जाते हम लोग, देयर इज रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द नंबर्स of numbers of books read by children and the children's scores on a reading test। मतलब सिंपल से यहाँ पे उसने बोला कि देयर इज अ रिलेशनशिप, ठीक है, देयर इज अ कोई रिलेशनशिप है बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ बुक्स जो रीड कौन कर रहा है, बाय द चिल्ड्रन, रीड बाय द चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रंस स्कोर ऑन अ रीडिंग टेस्ट, मतलब जो चिल्ड्रन जो बुक रीड कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में और उनका जो स्कोर आ रहा है, ठीक है, रीडिंग टेस्ट में, ठीक है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। यहाँ पे उसने कोई बात की कि ये हाई पॉजिटिव है या फिर हाईली पॉजिटिव है या फिर हाईली नेगेटिव है। अगर हाईली पॉजिटिव या फिर कहा गया, हाईली पॉजिटिव या फिर हाईली नेगेटिव की बात करता, ठीक है, पॉजिटिव की बात करता तो इधर आ जाता, नेगेटिव की बात करता तो इधर आ जाता, ऐसे इसने यहाँ पे कोई बात नहीं की, इसने सिर्फ यही बताया देयर इज अ रिलेशनशिप नंबर ऑफ बुक एंड द चिल्ड्रंस, किधर लिखा है मैंने, एंड द चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रंस जो इस बुक को रीड कर रहे हैं उनका जो स्कोर है उनका रीडिंग टेस्ट में, बस यहाँ पे रिलेशनशिप बताया। तो ये क्या है हमारी, ये नॉन डायरेक्शनल है। बात समझ में आई, डिफरेंस देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, जब हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अब डायरेक्शनल वाले में अगर हम देखें तो क्या ले सकते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव, समझना डिफरेंस देखो यहाँ पे, देयर इज अ पॉजिटिव, ऐसे ही आपको एग्जाम में पहचानना भी होगा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ, मैंने इसी एग्जाम्पल को ले लिया है, ठीक है, जैसे आपको समझने में आसानी रहे, अगर अलग से एग्जाम्पल लेती हूँ दिक्कत होता, बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय चिल्ड्रन, रीड बाय चिल्ड्रन, ठीक है, एंड चिल्ड्रंस स्कोर ऑन अ रीडिंग। आप ये लोग अपने आप से भी इसको एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी को समझना है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बात की, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव की बात कर रहा है, मतलब ये किधर की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका, देयर इज अ पॉजिटिव मतलब ये इधर की बात कर रहा है, ठीक है, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये कोई मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात कर रहा है, या फिर बोलता है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, तो ये किसकी बात करता है, इधर की बात करता है ना। तो ये जो हाईली पॉजिटिव बोल दे या फिर पॉजिटिव बोल दे या फिर नेगेटिव बोल दे या फिर हाईली नेगेटिव बोल दे, तो ये सब क्या बता रहा है, ये एक डायरेक्शन बता रहा है, ये क्या बता रहा है, एक डायरेक्शन बता रहा है। तो ये कैसी होती है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है। अब बात समझ में आई। नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है, हम
डायरेक्शन नहीं बता सकते, ठीक है। क्या है यहाँ पे, हम डायरेक्शन नहीं बता रहे, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय द चिल्ड्रन एंड द जो भी इनका जो स्कोर है रीडिंग टेस्ट में, लेकिन यहाँ पे हमने बताया देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, यहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या फिर देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव, हाईली नेगेटिव, दीज आर द डायरेक्शंस, ठीक है। दीज शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च, ठीक है। ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, फिर नेगेटिव की तरफ जा रही है, क्लियर है, ठीक। तो ये क्या हो गई, हमारी डायरेक्शनल हो गई, जिसे हम लोग वन टेल भी बोल देते हैं। मतलब वन टेल का मतलब क्या है, एक तरफ। टू टेल का मतलब क्या है, दोनों की तरफ, दोनों साइड जा रही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आई। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिससे आपको ये पता है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने एमएड में थीसिस वगैरह बनाई होंगी, डिसर्टेशन बनाया होगा, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको पहले से भी क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके, बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके इन सब के, ठीक है, कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे बात कर ली नल कह रही हूँ, रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी रिसर्च हाइपोथेसिस की। ये सारी अपनी कॉपी में एक एक पॉइंट ऐसे ही आप लोग लिख भी लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि स्लाइड्स के थ्रू भी इतना मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, जिस तरह मैं ऐसे यहाँ पे समझा रही हूँ, इस तरह मैं स्लाइड्स में नहीं समझा, वहां पे तो सिर्फ पोथा लिखा रहेगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप इसको मैं सही से समझा पा रही हूँ इसे, ठीक। नल हाइपोथेसिस में आ जाते हैं। नल कहने का मतलब क्या है, नल कहने का मतलब क्या है, जीरो, है ना। नल का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं ना कि नल ऑपरेटर के बारे में, तो जीरो मतलब खाली मान लेते हैं, एम्प्टी मान लेते हैं, ठीक है। तो नल कहने का मतलब क्या है, जीरो। जो नेगेटिव की बात करता है, मतलब यहाँ पे हम नो लगा देते हैं, यहाँ पे लग क्या, इसमें रिसर्च में हम क्या लगा देते, देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, यहाँ पे बोलेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, क्लियर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, क्लियर है। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट दूसरा पेन ले लूं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट, ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, नल हाइपोथेसिस होता है, जिसको एच नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एच नॉट से डिनोट करते हैं, जहां पे बताते कोई भी यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप जैसे हम एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, ठीक है। मैं ये नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल लिख रही हूँ, यहाँ पे कॉपी में अपने लिख लो नल हाइपोथेसिस का, ठीक है। क्या ले सकते हो एग्जांपल, यही ले ले, इसी कोई, ये चिल्ड्रन वाला ही, या फिर कोई दूसरा ले ले, ये लिखा हुआ यही ले लेते हैं। देयर इज नो रिलेशनशिप, वही ऊपर वाला ही अब छाप देना इसको, है ना। बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय चिल्ड्रन, और सारी चीजें वही लिख देना, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या लगा देना, देयर इज अ नो रिलेशनशिप, आप लिख लेना इसको आगे, ठीक है। जैसे ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल सा वही लिख देना, सिर्फ यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाता है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस आ जाता है। तो ये दोनों बात किधर गया, ये बातें हो गई आपकी नल हाइपोथेसिस के बारे में बातें हो गई। हमने हाइपोथेसिस को देख लिया, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, डायरेक्शनल क्या होती है और नॉन डायरेक्शनल क्या होती है। इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं इस एक स्लाइड से। तो ये चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों में से किसी एक में ये क्वेश्चन मिलते हैं आपके रिसर्च में। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन इससे आता है कि जो गुड हाइपोथेसिस होती है, आपके सिलेबस में भी यही है, ठीक है। जो गुड हाइपोथेसिस होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब कई सारे पॉइंट दिए जाते हैं ना, तो उसमें देखना होता है, ठीक। तो इसमें आ जाओ, अगर हम बात करते हैं गुड हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। अगर हमें कोई गुड हाइपोथेसिस बनानी है तो कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो ऐसे, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, यही सब होना चाहिए। अगर सिंपल और क्लियर नहीं होगी तो हम कैसे उसको समझ पाएंगे, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बोलो
तो इसको लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स में, ऐसे तो बहुत सारा इसमें है। सिंपल कह सकते हो, है ना, क्लियरली डिफाइंड हो, है ना, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, मैं एक एक पॉइंट में बताने की कोशिश करती हूँ। मतलब ये क्या होता है, जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, वो क्या करे, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे पाए, ठीक है, रीजनेबल, ऐसा ना हो कुछ भी आप हाइपोथेसिस बना लो, है ना, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे पाए, ठीक है, ये पहला पॉइंट। पूरा मैं सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ की पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे पाए, सिंपल हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ना हो, क्लियरली डिफाइंड हो, क्लियरली डिफाइंड हो, ठीक, और ठीक है, क्लियरली डिफाइंड हो, ठीक है, टेस्टेबल हो, ठीक है, टेस्टेबल हो, ठीक है, और क्लियरली स्टेटेड हो, डिफाइंड हो, है ना, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हो जिससे हम आउटकम को प्रेडिक्ट कर पाए, और और तो बस हो गया इसमें यहाँ पे, मतलब जो गुड हाइपोथेसिस होनी चाहिए, सिंपल सा, जब आपको इतना ध्यान रखना है, जो गुड हाइपोथेसिस होती है वो क्लियरली स्टेटेड हो, है ना, रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे पा रही हो हमारे आउटकम का, सिंपल हो, टेस्टेबल हो, बस यही सब इसी गुड हाइपोथेसिस की यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, हम इसको मेजर कर पाए, डिफाइन कर पाए वेरिएबल्स को, है ना, तो सिर्फ इतना ही, ठीक है। अब बात आती है इसमें, एक पॉइंट आता है इसमें कि आपका, जब हम उसकी बात करते हैं सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस की, है ना, अगर हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस में, ये भी एक पॉइंट लिख लो, सोर्स, हाँ, सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस, क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, कहाँ से हमें हाइपोथेसिस हम कैसे बना सकते हैं, हम्म, कैसे बना पाएंगे, जो थ्योरी होगी उसी से तो हाइपोथेसिस हम बना पाएंगे। कल हम लोगों ने क्या देखा था, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में हम क्या करते थे, हाइपोथेसिस को फॉर्म कर देते थे। अब क्वांटिटेटिव में क्या होता था, एग्जिस्टिंग थ्योरी होती थी, उसी के बेसिस पे तो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, ठीक, तो क्या कहने का मतलब क्या है, इसमें लिख सकते हो कि जैसे आपकी थ्योरी हो गई, ठीक है, पहली बात, थ्योरी कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरीके का सोर्स होता है, ठीक है, थ्योरी क्या होता है, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, ये क्या देता है, एक डायरेक्शन देता है रिसर्च को, कैसे स्टेट करना है, कैसे इसको बनाना है ना। फिर आता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब क्या है कि हम कैसे, मतलब हाइपोथेसिस को हम कैसे डेराइव कर पा रहे हैं ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे कैसे हम रिलेशनशिप, मतलब जो भी प्राइस और डिमांड है, मान लेते हैं किसी भी आर्टिकल का प्राइस और डिमांड है, ठीक है, कि इसका कैसे प्राइस के साथ डिमांड, मतलब कैसे डिमांड के साथ प्राइस बढ़ रहा है या डिमांड के साथ प्राइस घट रहा है ना, तो इसके बीच में हम इसका हम मतलब इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम हाइपोथेसिस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में जाके, है ना, बात समझ में आ रही है। ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी चीज की किसी वेरिएबल्स पे स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें हाइपोथेसिस बनानी, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, हम मार्केट में जाएंगे, देखेंगे इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, क्या सप्लाई है, क्या इसमें प्राइस बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है ना, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। फिर आता है एनालॉजीज, क्या आता है, एनालॉजीज, एनालॉजीज कहने का मतलब क्या है, ये एक अनदर सोर्स की तरह ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। फिर आता है जो उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे वो होते हैं, रिसर्चर का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी यहाँ पे सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस होता है किसका, रिसर्चर का, वो भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह, यहाँ पे सोर्स की तरह काम करता है हाइपोथेसिस में। उसके अलावा साइंटिफिक जो थ्योरी, इसलिए जो थ्योरीज है साइंटिफिक थ्योरीज ये हो जाएंगी, है ना, और ऑथेंटिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना, ऑथेंटिक नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कुछ भी उठा लो, ठीक है, और उस पर टेस्ट करना शुरू कर दो, ऑथेंटिक नॉलेज होनी चाहिए, बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, है ना, बैकग्राउंड नॉलेज आ जाती है, जिस पे टेस्ट करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हो जिसके बीच में, उसके बारे में पूरा बैकग्राउंड उसका पता होना चाहिए, कल्चर पता होना चाहिए, है ना, वही चीज आ जाती है, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे रिसर्चर का बहुत काम आता है, ठीक है, जो रिसर्चर का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो बहुत काम आता है, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द हाइपोथेसिस। अब आती है एक इम्पोर्टेंट चीज,
ठीक, इंपॉर्टेंट चीज में क्या है, जब हम लोग रिसर्च ये बनाते हैं, ठीक है, जब हमको क्या करना है, हमने को जब डिजर्टेशन बनाना होता है या फिर कब रिसर्च जब हम करते हैं, ठीक है, जब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो क्या सबसे पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाते हैं या रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन कि हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है, ठीक है, मैं नेक्स्ट पे बता दे रही हूँ इसको, ठीक है, यहाँ लिख लो ऐसे, सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख रही हूँ रिसर्च हाइपोथेसिस बनाएंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर हमें कोई रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है, इनिशियल स्टडी, जब हम इनिशियल स्टडी करना चाहते हैं तो वहां पे हम कौन सी हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं या फिर रिसर्च अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस कहने का मतलब कि जो भी वेरिएबल है, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। और अल्टरनेट कहने का मतलब क्या, देयर इज अ रिलेशनशिप, यहाँ पे मैंने बताया रिलेशनशिप है। तो क्या आप वो स्टार्ट करोगे स्टडी को और सबसे पहले बोल दोगे कि यहाँ पे रिलेशन नहीं है। इनिशियल स्टडी की मैं बात कर रही हूँ, इनिशियल जब आप शुरुआत करते हो, तो वहां पे आप इनिशियल जब स्टडी स्टार्ट करते हो तो वहां पे हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। ध्यान देना इस पे, सबसे पहले हम क्या क्या बनाते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं, देन आगे फिर चल के नल हाइपोथेसिस को बनाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं, आपके पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या बनाते हो आप लोग, ठीक है। एक मिनट, उसको मैं पूरा कंसेप्ट यहाँ पे लिख दे रही हूँ एक चार्ट में, ऐसे तो पूरा डिलीट हो जाएगा इसका, रुको। तो ये चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्लियर है, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, जो बिगनिंग की, जब हम बिगनिंग ऑफ स्टडी, ठीक है, कैसे लिखो से, बिगनिंग ऑफ द स्टडी, ठीक है, जब स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं वो एक पॉजिटिव, देखो रिसर्च ये कैसी हाइपोथेसिस है, पॉजिटिव, ये कैसी हाइपोथेसिस है, नेगेटिव हाइपोथेसिस है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जो रिसर्च हाइपोथेसिस कैसी बनाते हैं, ये पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रिसर्च हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। मतलब यहाँ पे हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं, उसके बाद जब हम जब स्टैटिस्टिकल जब एनालिसिस करने जाते हैं, ठीक है, एक आता है स्टेप, वहां पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने जाते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ इनके बीच में देयर इज अ नो रिलेशनशिप। पहले में आप बोलते हैं देयर इज रिलेशनशिप, उसके बाद इसमें हम टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। फिर जब हम स्टैटिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक वाला जब पार्ट करते हैं, वहां पे हम बताते हैं देयर इज अ नो रिलेशनशिप, उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं। तो इस चीज को अपनी कॉपी में अपनी कहानी बना करके लिख लो, ठीक है, तो यही पता होना चाहिए। अब बात आती है लिमिटेशन और डिलिमिटेशन, है ना। अब हम लोग जब आप लोगों ने वो बनाया होगा, डिसर्टेशन बनाया होगा, तो वहां पे लिखा होगा कि लिमिटेशन और डिलिमिटेशन के बारे में 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है लिमिटेशन, लिख लो इसे, समझ लो यहीं पे, लिमिटेशन। एक आता है डिलिमिटेशन। क्या मतलब है, दोनों एक ही है क्या, दोनों एक है, नहीं, दोनों एक नहीं है। लिमिटेशन, देखो लिमिटेशन कहने का मतलब क्या है, लिमिटेशन कहने का मतलब क्या है, वो कंडीशन, दोज कंडीशन जो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है, मतलब वो कंडीशंस, वो सिचुएशन जो रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो क्या है, हमारी लिमिटेशन है। क्या है हमारी लिमिटेशन, लिमिटेशन कहने का मतलब है उसको रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी स्टडी में, अपनी रिसर्च में उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लाइक आपकी पॉलिसीज वगैरह हो गई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज होती हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारी लिमिटेशंस में आती हैं, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। डीलिमिटेशन कहने का मतलब क्या है, हमको क्या करना है, सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चों की अचीवमेंट को देखना है, तो हमने वहां पे डीलिमिटेशन कर दी कि मैं सिर्फ एक सिटी में के जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, सिर्फ या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, उनके ही सेकेंडरी बच्चों को लूंगी, ठीक, तो वो क्या है, हमारी डीलिमिटेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, अपनी स्टडी की एक बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, डीलिमिट कर देते हैं कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे लेने हैं, लेकिन जो लखनऊ सिटी में है या फिर किसी और सिटी में है,
ठीक है, वहां के सिर्फ 5 स्कूल को ही हमको लेना, जो कॉन्वेंट होंगे या फिर जो गवर्नमेंट, हमने अपनी तरफ से एक बाउंड्री बना दी, तो ये क्या हुआ, डीलिमिटेशन हुई। क्लियर है बात, लिमिटेशन और डीलिमिटेशन का कंसेप्ट समझ में आया। लिमिटेशन वो कंडीशन होती है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर, ठीक है, ये मतलब कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। और डीलिमिटेशन कहने का मतलब ये एक हम बाउंड्री बना देते हैं कि हमें सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है ना, तो ये वाली बात है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई, यहां तक चीजें समझ में आई। अब आपका देखो सिलेबस, सिलेबस अपना देखते जाओ। हम लोगों ने हाइपोथेसिस के बारे में बात कर ली, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस देख लिया, डायरेक्शनल देख लिया। अब आता है एक आपका राइटिंग ऑफ रिसर्च, और कंसेप्ट क्या है, यूनिवर्स और सैंपल और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें आती हैं। चलो फिर देख लेते हैं ये जो आपका ये है, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट फ्रेम क्या होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की आपको, ठीक है, आप समझ पा रहे होगे जो मैं बता रही हूँ आपको। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को ही हम लोग यूनिवर्स भी बोल देते हैं, ठीक है, मतलब पूरी पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं ऐसे समझ लो, मैं पहले ऐसे समझा दे रही हूँ। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सारे लोग हैं, ये पूरा एक शहर है जिसमें काफी सारे लोग भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, ठीक। इसमें से हमने क्या किया, 25 लोगों को निकाल दिया, निकाल के ले लिया, तो ये क्या हो गया, हमारा सैंपल हो गया। समझ में आया, मतलब ये इतने सारे लोग थे, इनमें से हमने 20-25 लोगों को निकाल लिया अपने सैंपल के लिए, बस यही सैंपल है, ठीक। समझ में आया, पॉपुलेशन में से इतना पार्ट हमने निकाल लिया, दैट इज द सैंपल, ठीक। अभी समझे, तो पॉपुलेशन क्या है, एक यूनिवर्स है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, यूनिवर्स, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। ये सैंपल हो गया, ये यूनिवर्स हो गया, ठीक है। अब से आप लोगों ने मैथ्स में हो सकता किया हो, ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट उसमें आता है सेट थ्योरी वगैरह में ऐसे ही बनाया जाता है, वैसे मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे, ये यू, इसको यू से डिनोट कर देते हैं, इसको एस से, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारा सैंपल हो गया, ठीक। तो पॉपुलेशन क्या होता है, मतलब जहाँ पे बोलोगे कि मतलब सभी लोग आ जाते हैं, सभी लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कॉमन, मतलब जो भी उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, उनका इंटरेस्ट है इंडिविजुअल का, सब कुछ, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब होता है इंटायर, इंटायर मास ऑफ पीपल, मतलब इंटायर मास जिसको हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, मतलब एक हमने सिटी ले लिया, वहां के जितने लोग हैं वो सब क्या है, हमारी पॉपुलेशन है। अब उनमें से हम कितने लोग सेलेक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो हमारा सैंपल हो जाएगा, ये सिंपल सा कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये हमारा जो यूनिवर्स होता है वो कैसा होता है, इनफिनाइट होता है, सॉरी इनफिनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। अगर हम एक सिटी ले रहे हैं तो वो तो फाइनाइट है, लेकिन हम बहुत सारे सिटीज के अलावा कंट्री 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 कर दे तो वो इनफिनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्स कैन बी इनफिनाइट, ठीक है। यूनिवर्स जो है आपका, ये जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसे हम लोग यूनिवर्स बोल रहे बार बार, ठीक है, तो ये कैसा हो सकता है, हमारा इनफिनाइट हो सकता है पॉपुलेशन। मैंने गलत नहीं बताया, सही बताया यूनिवर्स को, हाँ ठीक है, सही बताया, ठीक है। हाँ, ये कैसा हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है, फिनाइट भी हो सकता है, ठीक है। और मतलब हम क्या कर, और ये फाइनाइट कहने का मतलब क्या है कि हम किसी सिटी के बारे में स्टडी कर लें, ठीक है, तो ये होता है हमारा फेनाइट। इनफेनाइट मतलब बहुत सारे लोग जब आ जाते हैं, ठीक। अब इसमें ही एक कंसेप्ट आता है, ये सैंपल फ्रेम, सैंपल समझ में आया ना, इनमें से मैंने क्या कर लिया, थोड़े को जो सेलेक्ट कर लिया, वो हो गया हमारा सैंपल। अब बात आती है सैंपल फ्रेम, ये सैंपल फ्रेम क्या होता है, सैंपल फ्रेम कहने का मतलब क्या है, सैंपल फ्रेम को बोल सकते हो जो केसेस होते हैं, है ना, अ लिस्ट ऑफ केसेस इन अ पॉपुलेशन, या फिर जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन हम होता है उसे हम बोल देते हैं, ठीक है। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन हम जो हम लोग निकालते हैं उसे हम लोग सैंपल बोल देते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, ये हमारी थी पॉपुलेशन, इसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, ठीक, समझ में आई बात, ये बहुत सारे लोग थे, इनमें से हमने क्या किया, इनको निकाल दिया, निकाल के लेके आए ये इधर, ये इधर, इनका मुंह हाथ नाक बना दो, ठीक। ये क्या है, ये चीज क्या है, हमारी सैंपल। अब बात समझ में आई, और ये क्या है, हमारा सैंपल फ्रेम, बस हो गया।
खत्म। यहाँ पे सैंपल हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सैंपल फ्रेम हो गया। ठीक, सैंपल डिजाइन क्या हो गया, जब हम कोई डेफिनेट वो जो प्लान की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन के लिए, मतलब वो जो टेक्निक को हम यूज करेंगे, ठीक है, टेक्निक हो गया, प्रोसीजर हो गया, ये सारी हमारी किस में आती है, सैंपल डिजाइन में आती है। ठीक है, अब आती है जो हमारा ये जो इसको लिख लो यहाँ पे, ये जो पॉपुलेशन होता है ना, उसका दूसरा नाम पेरीमीटर भी होता है, आया हुआ है कि पेरीमीटर करके क्वेश्चन दिया है, तो पेरीमीटर कहने का मतलब क्या है, पॉपुलेशन। और ये जो सैंपल है ना, ये जो सैंपल है, इसको ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसको ही हम लोग को टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो ये नाम लिख लो कि पॉपुलेशन, पी मतलब पैरा, एस मतलब स्टैटिस्टिक। क्लियर है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सैंपल डिजाइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज में ये आता है गुड सैंपल, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है कि वैसे ऐसा आता नहीं है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछा जाता है कि गुड सैंपल की क्या हो सकती है, तो मतलब इसको लिख लो। अच्छा हाँ, एक शायद आया कि रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। जो गुड सैंपल, जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल, लिख लो इसको। अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल, तो कैसा होना चाहिए, जो हमारी पॉपुलेशन हो उसको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, पहला तो याद है, मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, पहला पॉइंट तो यही हो गया। अगर वो हमारी पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसका ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो फिर वो क्या गुड सैंपल हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, पहला पॉइंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन शायद आया हुआ है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो सैंपल ये जो सैंपल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, जैसे हम इसको मॉडिफाई कर पाए अपने, मतलब जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर पाए, ऐसा ना हो कि स्टैटिक ही रह जाए। ठीक है, और ये जो सैंपल हो, हमारे ग्रुप के जो भी मेंबर है सबको वो रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, रिफ्लेक्ट करे ऑल द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, मतलब सैंपल का साइज भी सफिशिएंट होना चाहिए, वहां पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी सैंपल में। सैंपल को हमको रैंडमली चूज करना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में चूज करना चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं रखनी चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सैंपल। क्लियर है। अब बात करते हैं उसकी टाइप्स ऑफ सैंपल में। देखो टाइप्स ऑफ सैंपल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मिनट को, सिलेबस में क्या है आपका, कंसेप्ट यूनिवर्स, सैंपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, टेक्निक्स ऑफ सैंपल। देखो इसमें पहले ही समझ लो, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग लिखा हुआ है ना, इधर आ जाओ, देखो टेक्निक्स ऑफ सैंपल, मैं सिलेबस से ही चल रही हूँ आपके। टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, दो तरीके की टेक्निक होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आई। टेक्निक की बात की, एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है ना, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पे बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ इधर देख लो, पहले प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी से क्या समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है वो कैसी होती है, रैंडम हो सकती है, समझ आ रही, कैसे होती है, हम इसको रैंडमली निकाल सकते हैं। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं होती है, अनबायस्ड होती है। बात समझ में आई। और क्या बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को, मतलब इसका जो हर यूनिट होता है सैंपल का, ठीक है, वो क्या करता है, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका यूनिवर्स का, पॉपुलेशन का। ठीक है, उसका वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसके अलावा यहाँ पे और एक चीज देख सकते हो सैम्पलिंग में कि इसको एक वो बोलते हैं, मतलब ये सिस्टमैटिक, हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को, है ना। इसमें ये रैंडम होता है, अनबायस्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी किसमें आती हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी में आती हैं। ठीक, उसी जगह जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं,
नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है आपका, सिंपल से, जब ये जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी है ना, इसके टाइप्स में ये टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है आपका, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यहाँ पे जो होता है, जो भी, मतलब यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती, इसे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं, पर्पसिव सैंपल बोलते हैं, सॉरी पर्पसिव सैंपल बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे बायसनेस आ सकती है, यहाँ पे क्या आती है, बायसनेस आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे रिसर्चर की सब्जेक्टिविटी आती है, इसे ही हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च भी बोल देते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च भी बोल देते हैं। और ये कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, कैसी होती है, क्वांटिटेटिव होते हैं, स्टैटिस्टिकल होती है, टेस्ट कर सकते हैं इसको, है ना। ये कैसी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये डिफरेंस समझ में आया नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। सिंपल से समझ लो, ये जो प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। जो वहां पे डिफरेंसेस हमने वहां पे देखे थे, वो सारे डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव, ठीक है। जो भी हमने क्वालिटेटिव में पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक। अब बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अगर टाइप्स लिखते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ, अब इसको हम लोग को टाइप्स को अच्छे से पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। टाइप्स में सबसे पहले आ जाओ सिंपल रैंडम, एक एक का नाम लिखते जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जो कई सारी उसका सैंपल दे देंगे, सैम्पलिंग के नाम दे देंगे, पूछा जाएगा कौन सी टेक्निक है, इसमें है प्रोबेबिलिटी है या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है, ठीक है। अब आता है इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, सिंपल रैंडम, ठीक है, ये पहला, ठीक। दूसरा लिखो, आपका हो जाता है स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रेटिफाइड के बाद कौन सा आता है आपका, वो क्लस्टर बोलते हैं उसको, सॉरी सिस्टमैटिक क्लस्टर भी आता है इसमें, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सिस्टमैटिक के बाद कौन से आती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, पहले सबके नाम लिख लो, फिर वन बाय वन डिस्कस भी कर लेंगे। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होगी, और कोई बची, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इधर आ जाओ टाइप्स, ओहो ठीक है, वो रुको रुको, एक मिनट, मैंने स्लाइड से ऐड नहीं की है क्या, मैंने स्लाइड्स नहीं ऐड की है, रुको, देखो इधर आ जाओ, इधर देख लेते हैं, इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे देख लेते हैं, मुझे लग रहा मैं स्लाइड से ऐड करना भूल गई थी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी, इसके बाद हम लोग इसके नाम लिख लेते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, और इसको हम कल कर लेंगे, ठीक है। मैं इसमें स्लाइड्स थोड़ी और ऐड कर दूंगी, ठीक है। आज नाम लिख लो खाली इसके, इसको हम कल डिस्कस, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा ये समझ जाओगे बहुत आराम से, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके क्या क्या आ जाती हैं, आपकी जैसे पर्पसिव सैम्पलिंग हो गई आपकी, है ना, कोटा सैम्पलिंग हो गई, ये सारी आती है, मतलब कोटा सैम्पलिंग, इसको मैं थोड़ा सा बस वैसे पिक्चर के थ्रू समझा दूंगी आपको। कोटा सैम्पलिंग हो गई,
पर्पसिव सैम्पलिंग हो गई, है ना, पर्पसिव सैम्पलिंग हो गई, नाम लेकिन आपको याद होने चाहिए ये सारे। पर्पसिव सैम्पलिंग हो गई, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई, ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई। ये सब किस में आते हैं, हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं, है ना। और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। एक डायमेंशनल सैम्पलिंग भी होती है आपकी, है ना, वो आपकी उधर से निकलती है, क्या बोलते हैं इसको, कोटा सैम्पलिंग से निकलती है, ठीक है, डायमेंशनल सैम्पलिंग, ये भी आता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी सब कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी आपकी सैम्पलिंग है, ठीक है, जिसको अब आगे स्लाइड नहीं है, नहीं तो डिस्कस करते, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे मतलब एंड करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हम लोगों ने सैम्पलिंग देख ली है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से हमें टाइप्स पढ़ने हैं, कल इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसमें और एक और आता है इसमें, पर्पसिव हो गया था, स्नोबॉल हो गया था, कोटा हो गया था, कन्वीनियंस, है ना, नाम लिख लो, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम मैं भी कहीं ना मिस कर जाऊं, ठीक है, वो इसलिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो सैम्पलिंग है आपकी, ठीक है, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इन सारी सैम्पलिंग को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। यहाँ पे होता है सिर्फ कंसेप्ट की हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लेनी, होमोजीनियस पॉपुलेशन लेनी है। अच्छा बात एक ये समझ लो, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस वाला कंसेप्ट यहीं पे समझ लो, कल के लिए ना रह जाए। एक बात होती है हेट्रोजीनियस, एक होती है होमोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक, इसमें जैसा बॉल रख देते हैं, ये रेड बॉल हो गई, है ना, और ये येलो बॉल हो गई, ठीक है, और कई सारे रख देते हैं, रुको, ये येलो येलो रख दी, है ना, और इसी तरह ये रेड की मैंने कई सारी रख दी, है ना, और ब्लू की मैंने ये कई सारी रख दी, ठीक। तो ये क्या है, ये डब्बा क्या है, ये डब्बा हेट्रोजीनियस, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन है, ठीक। उसी जगह मैंने एक दूसरा डब्बा बनाया, जिसे मैंने सिर्फ ब्लू ब्लू ही रखा, तो ये क्या है, होमोजीनियस पॉपुलेशन, जिसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम सारी चीजें, ठीक। तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया, ठीक। तो ये हेट्रो का होमो का मतलब सिर्फ यही है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, होमो का मतलब सेम, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। कल ही जब हम लोग सैम्पलिंग पढ़ेंगे ना, ये होमो और हेट्रोजीनियस की काफी ज्यादा बात करेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपका फिर मैंने सोचा था आज ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। इसके बाद आपका टूल्स ऑफ रिसर्च बचता है ना, बस टूल्स ऑफ रिसर्च है और टेक्निक क्या है रिसर्च की, ठीक है। दो टॉपिक और आपके रह जाएंगे, ये कल बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सैम्पलिंग वाला कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद आपका यूनिट 6 का बी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली है, उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को यहाँ पे डील करूँ, ठीक है, हाइपोथेसिस से लेकर के, और ये सारे जो कंसेप्ट है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो कंसेप्ट हो या फिर कंस्ट्रक्ट हो, ठीक है, वेरिएबल्स हो, हाइपोथेसिस हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से मैं इसको समझा पाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, क्योंकि मैंने स्लाइड्स ऐड नहीं की, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है, तो इसी वजह से रह गया। मैं एक ही जगह पे सारी चीज कर रही हूँ ना, कि दोबारा कभी जरूरत पड़े तो मुझे फिर दोबारा से ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने एक जगह इसको कर दिया था सबको, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो अगर ये वीडियोस आपको समझ में आ रही हो, ठीक है, आपकी स्टडीज में हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा सेशन कैसा लगता है आपको, ये रिवीजन सीरीज आपको कैसे आपको हेल्प कर पा रही है आपकी स्टडीज में या नहीं कर पा रही, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताइए, ठीक है। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फिलहाल मैं कोई पेपर वन का, पहले तो मैं जो क्विज वगैरह डाल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी मैं नहीं डाल पा रही हूँ। अभी तो टेलीग्राम पे आप जुड़ोगे तो आपको क्लासेस का लिंक मिल जाएगा वहाँ पे डायरेक्टली, जो मैं डेली का डेली अपडेट करती हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे सारे, ठीक है।
सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। उसके अलावा फिर मैं बाद में वहाँ पे क्विज सेक्शन का भी कुछ डालती रहती हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा रोका है मैंने उसको, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे क्विज भी और पेपर 1 के नोट्स भी वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आपकी स्टडी में हेल्प कर पा रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।